आज की कहानी है ननद की शादी। दिल्ली शहर में रूपा ब्याह कराई थी और वो जब से इस घर में आई तो उस पर सारी जिम्मेदारियां पड़ गई क्योंकि वो अपने ससुराल में इकलौती बहू थी। उसके ससुराल में उसकी सास, उसका पति और उसकी ननद रहते थे। उन चारों के अलावा वैसे तो ससुराल में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी घर के सारे काम, घर की सारी जिम्मेदारियां रूपा के ही सर पे थी। बेचारी की शादी को भी एक ही महीना हुआ था और वो सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती थी। कभी उसका पति आवाज लगाता, रूपा मेरा टॉवल कहाँ है, मिल नहीं रहा। तो रूपा आवाज लगाती है, अजी अभी आई, देती हूँ। और वो पति का टॉवल हाथ में उठाकर कहती है, देखिए यहीं तो रखा था, सामने ही, अपने ध्यान से नहीं देखा। कभी उसकी सास आवाज लगाती, अरे ओ बहू, चाय कब तक मिलेगी, आज ही मिल जाएगी या अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो रूपा अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, अभी लाई माँ जी। और वो खुद से बड़बड़ाती है, कभी ये करो कभी वो करो, बस सबकी फरमाइशें पूरी करती रहो। ऐसा लगता है जैसे बहू नहीं काम वाली लेकर आए हैं। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी। बस एक बार आवाज लगाती, मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर देती थी। मेरी ही गलती थी जो मैंने अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए हाँ कर दी, वरना वो कनाडा वाला मनप्रीत मुझे रानी बनाकर रखता और विदेश में घूमने को मिलता अलग से। मैं भी कहाँ आकर फंस गई, हाय रे मेरी किस्मत, मैंने यही फंसना था आकर के। वो बड़बड़ा ही रही थी कि उसकी सास बाहर से आवाज लगाती है, अरे ओ बहू, नहीं लानी तो वैसे ही बोल दे, तेरी चाय है या बीरबल की खिचड़ी। तो वो हाथ में चाय लेकर जाती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। और फिर वो वापस में किचन में आकर काम करती है तो तभी उसकी ननद आती है और कहती है, भाभी मेरा लंच पैक हो गया क्या? अगर हो गया है तो मुझे दे दीजिए। तो रूपा उसका लंच बॉक्स देते हुए कहती है, हाँ ये लो दिव्या, ले लो, हो गया है लंच पैक। और दिव्या वहां से अपना लंच बॉक्स लेकर चली जाती है। रूपा वैसे तो अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें कोसती रहती और अपने आप से बड़बड़ाती रहती, एक ये महारानी पता नहीं ब्याह कर कब जाएगी। मेरी माँ ने कहा था बेटी कुछ ही दिन की बात है, इसकी शादी हो जाएगी तो फिर इससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन पता नहीं इसकी शादी कब होगी। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, ये यहाँ से कब जाएगी और पीछा छूटे इससे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दिव्या अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। फिर उसके घर वाले लड़का देखते हैं ताकि दिव्या की शादी कर सकें। एक रोज दिव्या अपने चेहरे पर ब्लीच लगा कर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, वाह मेरी प्यारी बेटी, तू अपने चेहरे को ऐसे ही चमका के रख, फिर देख मैं तेरे लिए कैसे सपनों का राजकुमार जैसा दूल्हा ढूंढ कर लाती हूँ। तो इस पर रूपा अपने आप से कहती है, हम्म, चमका के रख मुंह को, सपनों का राजकुमार ढूंढ के लाएंगी इसके लिए। चाहे मुंह को कितना ही चमका लो, ससुराल जाके करना तो इसने मेरी तरह काम ही है। फिर इसके बाद उसकी सास उन्हें बताती है, अरे प्रफुल्ल, पता है आशा बहन ने अपनी दिव्या के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, वो लोग परसों इसे देखने के लिए आ रहे हैं। तो प्रफुल्ल कहता है, सच माँ, मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई क्या कि अब उसके लिए रिश्ते आने लगे। और रूपा भी खुश होकर अपने आप से बड़बड़ाती है, रिश्ते वाले, चलो अच्छा है, इसकी शादी हो जाएगी और ये यहाँ से दफा हो जाएगी और मेरी जान छुटेगी। कम से कम एक आदमी का तो काम कम होगा। कुछ देर दिव्या जब अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर ब्लीच के कारण रिएक्शन हो जाता है और काले और भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और वो आकर सबसे कहती है, ओह नो, ये देखिए मेरे चेहरे को क्या हो गया, मेरा चेहरा तो एकदम खराब हो गया है। तो उसकी माँ भी ये देखकर कहती है, सत्यानाश, परसों ही लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं और तूने अपने चेहरे को ये क्या कर लिया। तो इस पर रूपा कहती है, आप टेंशन ना लें, मैं इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, आराम हो जाएगा। शायद इसके चेहरे पर ब्लीच से रिएक्शन हो गया है और इसे निशान पड़ गए हैं। आज मैं इसको मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा देती हूँ, फिर कल मैं इसकी बर्फ से सिकाई कर दूंगी, परसों तक इसे आराम हो जाएगा। उसके बाद रूपा अपनी ननद दिव्या को मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती है। उसके बाद रूपा अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाते हुए कहती है, ओहो माँ, अब मुझसे नहीं होता ये अच्छी बहू बनने का नाटक। तुमने तो कहा था कि तेरी ननद की शादी हो जाएगी और वो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर उसके बाद इस घर पर तेरा ही राज होगा। लेकिन माँ, 4 महीने होने को आए हैं, कब होगी उसकी शादी?
अब तो उसने ब्लीच से अपना मुंह भी जला लिया। परसों लड़के वाले आने वाले थे। बताओ, अब इसका मुंह ठीक नहीं हुआ तो इस रिश्ते से भी मना हो जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और तो और मैंने तो इसे अपना मेकअप भी देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और कोई इसे पसंद करके ब्याह कर ले जाए। तो इस पर उसकी माँ कहती है, ओहो मेरी फूल सी नाजुक सी बच्ची बहुत परेशान हो गई है अपने ससुराल वालों के नखरे उठा के। मेरी बच्ची को कितना काम करना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, इतने दिन सब्र कर लिया, थोड़े से दिन और कर ले, इसकी शादी हो जाएगी, फिर तो सच्ची में तेरा ही राज होगा बेटा। तो रूपा कहती है, ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ और उस महारानी को देख कर आती हूँ कि उसका चेहरा ठीक हुआ या नहीं। फिर उसके बाद रूपा अपनी ननद को देखने के लिए कमरे में जाती है तो दिव्या का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका था। तो दिव्या अपनी भाभी रूपा से कहती है, थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं और आपके हाथों में तो जादू है जादू। देखिए मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है, एक भी निशान नज़र नहीं आ रहा। तो इस पर रूपा कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दिव्या। अब तुम देखना, परसों जब लड़की वाले तुझे देखने के लिए आएंगे तो मैं तुझे ऐसे तैयार करूंगी कि वो तुझे देखते ही रह जाएंगे, रिश्ते के लिए मना कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन दिव्या को देखने वाले लड़के वाले आने वाले थे। रूपा सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। और वो रामू से कहती है, रामू फटाफट तुम खिड़की दरवाजे सब साफ कर दो और घर में एक जाला नहीं दिखना चाहिए। घर के सारे पर्दे बदल दो, मैं भी जब तक सारी बेडशीट चेंज करके आती हूँ। रूपा की आवाज़ सुन के और घर में चहल पहल देखकर सबकी आंखें खुल जाती हैं। सभी अपने बेड से उठकर बाहर आते हैं और रूपा को काम करते हुए देखते हैं। तो उसका पति भी उससे कहता है, अरे रूपा, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये रामू को कारखाने से क्यों बुला लिया? तो इस पर रूपा कहती है, देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती उनकी खातिरदारी में कोई कमी आए। इसीलिए मैंने रामू को बुलाया है और रामू मेरी घर के कामों में मदद करेगा और रसोई में भी मेरी मदद कराएगा। इसीलिए आज रामू कारखाने में नहीं जा पाएगा, वो यहीं रहकर मेरी काम में हाथ बटाएगा। तो इस पर उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें तेरे जैसी बहू मिली। तू अपनी ननद के बारे में कितना सोचती है बेटा, वरना आजकल की बहुएं हैं ननद से कितना चिढ़ती हैं, अपनी ननद को फूटी आंख नहीं देखना चाहती। एक तू है, अपनी ननद के बारे में कितना सोच रही है। अरे वाह, बहू हो तो तेरे जैसी। फिर दिव्या भी कहती है, अरे हाँ भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, सच में आई एम सो लकी कि मेरे पास आप जैसी भाभी है। तो रूपा उससे कहती है, अरे रूपा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? चलो तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें तो पूरी नींद लेने की बहुत ज़रूरत है, तभी तो तुम फ्रेश दिखोगी, वरना नींद के मारे तुम्हारा चेहरा भी उतरा रहेगा। इसीलिए तुम जाके आराम से सो, मैं घर का सारा काम अपने आप देख लूँगी। फिर घर का सारा काम करने के बाद रूपा दिव्या को अपनी एक सुंदर सी साड़ी पहनाती है और उसका मेकअप करके उसे तैयार कर देती है। और तो और उसे ये भी समझा देती है कि उसे किस बात का क्या जवाब देना है और लड़के वालों के सामने किस तरह बिहेव करना है। फिर थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं तो रूपा उनके लिए नाश्ता लेकर जाती है और लड़के वालों से कहती है, ये लीजिए, ये नाश्ता हमारी दिव्या ने बनाया है। ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। सुबह 4 बजे उठकर सारी तैयारियों में लग गई थी। आप खाना खा कर देखिए, आप इसके हाथ का खाना खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो लड़के का पिता भी कहता है, सचमुच खाना तो बहुत टेस्टी है, खाना खाकर मज़ा ही आ गया। उसके बाद लड़का भी दिव्या से पूछता है, दिव्या, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो इस पर दिव्या वही कहती है जो उसे रूपा ने कहा था। रूपा ने जैसे सिखाया था वो अपने आप को वही दिखाने की कोशिश करती है और वो लड़के से कहती है, देखिए, वैसे मेरी कुछ खास पसंद तो है नहीं, मेरे मायके वालों को जो पसंद है वही मुझे पसंद है और शादी के बाद जो मेरे ससुराल वालों को पसंद होगा वही मुझे पसंद होगा। तो इस पर लड़के का पिता कहता है, अरे वाह, क्या संस्कार हैं, ऐसी लड़की हमारे घर में आएगी तो हम तो धन्य हो जाएंगे। और वो इतना कहकर रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उसके बाद रूपा अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करते हुए कहती है, माँ, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया, अब तो शादी हो जाए और बस इस महारानी से पीछा छूट जाए। काफ़ी दिन हो गए थे मैं सोचते सोचते कि इस महारानी की शादी हो रही है, अपने ससुराल चली जाए, बस अब तो कुछ दिन की ही बात है। फिर उसके बाद वो अपने पंडित जी को पैसे देकर
अपने कहे अनुसार मुहूर्त निकलवाती है और शादी का दिन तय हो जाता है। और अपनी ननद से पीछा छुड़ाने के चक्कर में रूपा शादी की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर ले लेती है। पार्लर से लेके शॉपिंग तक, डीजे वाले से लेकर मेहंदी तक, सभी रूपा अपने आप अरेंज कर लेती है। फिर उसके बाद रूपा की ननद की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस दिन रूपा बहुत खुश थी। शादी को एक हफ्ता हुआ था तो रूपा अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसका पति प्रफुल्ल उससे आकर कहता है, अरे रूपा, क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो इस पर रूपा उसे बताती है, प्रफुल्ल, दरअसल मैं हमेशा चाहती थी कि दिव्या की शादी हो जाए और वो अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो अपने ससुराल चली गई है तो मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई हो। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें किसी की अहमियत तभी पता चलती है जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। आज मेरे साथ भी वही हो रहा है। उसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए रूपा को गले से लगा लेता है। इस तरह रूपा को अपनी ननद की शादी के बाद उसकी अहमियत का पता चल जाता है।